नमस्कार देवियों और सभी, आलोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर बंगाल की टटका खबर साथ हैं ऋत्विक चट्टोपाध्याय। और एक छोटे से अंतराल के बाद ये हाजिर हुए हैं। बीच में एक वार्ता हमने की थी, लेकिन आज हम लोग बंगाल पर विस्तार से बात करेंगे। उसमें कई सारी चीजें होंगी, किस तरह टीएमसी से ममता बनर्जी और उनके भाई को अभिषेक बनर्जी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भारतीय राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन उसके पहले हम इतिहास की भी बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि टीएमसी के तथाकथित इतिहासकार उपन्यासकार साकेत गोखले ने बड़ा इस पर मजा लिया है कि वो हसन सोहरावर्दी था जी, वो हुसैन सोहरावर्दी नहीं था, बूचर ऑफ बंगाल नहीं था, वो तो एकेडमिक था, वो तो जी कोलकाता विश्वविद्यालय का पहला, कलकत्ता विश्वविद्यालय का पहला मियाँ वाइस चांसलर था, फला ढिमाका। लेकिन वह बताना भूल गया कि ये वही हसन वर्दी था जिसे ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। और ब्रिटिश सरकार किन लोगों को नाइटहुड की उपाधि देती होगी यह जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस जानना जरूरी नहीं है। और 1932 में बीना दास कौन थी? बीना दास का नाम आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे? इन सभी पर बात करेंगे, लेकिन पहले राजनीतिक चर्चा। ऋत्विक भाई, कैसे क्या हो गया देखते देखते? जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होकर सींचा, उसी से निकाल दिया गया। ये क्या हो गया गुलशन में? गुलशन में न मालूम हवा कौन चल पड़ा। ऋत्विक भाई, सर्वप्रथम तो आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और चूंकि बंगाल की सुकुनी धरती से हमारा संबंध है हम सभी का, तो जय जय माँ काली। क्या हो गया मतलब क्या मतलब, अब अनूप रॉय बन गए हैं, मतलब अध्यक्ष बना दिए गए हैं, और ऋतव्रतो बनर्जी बन गए हैं असली टीएमसी। और ये सिर्फ एक तरह से सलाहकार रह जाएंगी। इनको बोला गया आप सलाहकार रहिए, आप अध्यक्ष अध्यक्ष मत बनिए। मतलब अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अजीत पांजा और इन लोगों ने जब इसको तृणमूल को बनाया था और मुकुल रॉय थे, तो तब ममता बनर्जी उस मूल रूपेण तृणमूल कांग्रेस की वो मतलब उसमें उसमें वो थी नहीं। उनको उनको बाद में आमंत्रित किया गया था और फिर वो तृणमूल कांग्रेस में जाकर शामिल हुई, जिसके कर्ता धर्ता जिसको जिसको आगे लाने वाले अजीत पांजा जी थे। और भी लोग थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बैनर्जी क्या नाम था उनका, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो थे, और साथ में मुकुल रॉय, ये तीन लोगों ने मिलके आपका तृणमूल की संस्थापना की थी। और जैसे को तैसा मिला, जैसे को तैसा मिल गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही 1996 में जब लोकसभा के चुनाव और बंगाल की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, तो वहां पर लिखा हुआ था, राइटिंग वॉज वेरी मच ऑन द वॉल कि कम्युनिस्ट की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो उन्होंने, वो उस वक्त यूथ विंग की कांग्रेस की शायद से लीडर थी, और उस वक्त के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके साथ उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी। यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई थी उनके मतलब यूथ विंग के नेताओं के बीच में, और उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके बीच में। तो उस वक्त जब सारे समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ममता बनर्जी ने जानबूझ के 80 या 90 कुछ लोगों को निर्दलीय उतार दिया था। वो 2 पत्तों का उनको वो दे दिया था चुनाव चिन्ह, तो उससे कांग्रेस का सारा खेल बिगड़ गया। तो कांग्रेस जिसने उनको खड़ा किया और प्रणब मुखर्जी को लेकर आए, उनके साथ उन्होंने दगाबाजी की थी। तो आज दगाबाजी का मतलब जिसे कह रहे हैं पटाक्षेप हो गया, जैसे को तैसा मिल गया, तो होना ही था। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सोहरावर्दी वाली बात आपने बताई, ये सोहरावर्दी वही थे ना, हुसैन हसन, जो इनके चाचा जी थे। सर सैयद अहमद खान जब नौचंदी में मतलब वो जहरीला भाषण दे रहा था, उसको तो सर कहना, खैर छोड़िए उसको,
तो उसका समर्थन, उसके साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखने वाले लोगों में से ये यही था, ये आदमी, यही आदमी था ना। और बीना दास ने तो आपने जिनका जिनका जिनके बारे में बताया, बीना दास ने उस वक्त की जो वो जो वहां के जो कोलकाता के गवर्नर थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बंदा इतना नृशंस था और इतना अत्याचारी था कि उसने तो भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उनको तो 1932 की बात है ये, उनको तो मतलब फांसी पर चढ़ाने और उनके खिलाफ झूठ मुकदमे करने का जैसे बीड़ा उठा के रखा हुआ था। और उसी दौरान चार्ल्स ट्रिगर्ड नाम का एक बहुत ही नृशंस और क्रूर एक अधिकारी हुआ करता था बंगाल में, जिसने न जाने कितने ही मतलब हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे जो नवयुवक क्रांतिकारी थे 18-19 साल के, 20 साल के, उन सबको मतलब फांसी के तख्ते पे चढ़ाने में और उनको अत्याचार करके उनको यातनाएं देकर मारने में कोई कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ी। तो ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं ये लोग। इसीलिए ये साकेत गोखले हो या कांग्रेस हो, उनके छाती पे सांप लौट रहा है कि इनका नाम क्यों कल तो वैसे कुणाल घोष ने भी एक लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम सबकी जमानत जब्त करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने देखा होगा वो वीडियो कि हम असली तृणमूल हैं, हम दीदी के साथ है। दीदी को कौन वोट देगा अब? मुझे तो लगता है कि ये जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं साल भर के अंदर, उसमें भी लगता है कि तृणमूल का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये है। और बाकी हमारी जनता, हमारे जो दर्शक हैं, वो प्रबुद्ध है, उनको सब पता है, इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कल बजट बड़ा जबरदस्त। एक चीज हम लोग अभी बजट पर भी आएंगे। आपने एक बहुत ही मतलब चलते हुए 2-3 विषयों को समेट लिया। तो पहले बीना दास प्रकरण अलग कर लें थोड़ी सी, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि विस्तार से चीजें बताई जाएं। देखिए, बीना दास एक रेवोल्यूशन थी और वह उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, बीए इंग्लिश की उनको डिग्री लेनी थी, कन्वोकेशन चल रहा था और जैक्सन आया हुआ था। चांसलर यही हसन सोहरावर्दी था। 5 गोलियां चलाई थी उन्होंने, गाउन में वह लेकर आई थी और हसन सोहरावर्दी ने हाथ पकड़ लिया था और गर्दन दबा दी थी बीना दास की। फिर बाद में उनको सजा मिली। तो ये हसन सोहरावर्दी वो था। अगर इसका भी नाम बदला गया है तो ये नाम अब तक क्यों था? कलंक था। आप जिन्ना के नाम पर अगर गली मोहल्ले का नाम रखेंगे, बिहार में अगर बख्तियार खिलजी के नाम पर है बख्तियारपुर, दिल्ली में अगर औरंगजेब रोड थी या है या शाहजहां रोड है, तो ये सब कलंक की निशानियां हैं। अगर सैयद अहमद खां के नाम पर अभी भी है, एएमयू है, ये सब कलंक हैं। ये सब कुछ कलंक गाथाएं हैं और बंगाल ने शुरू कर दिया है। और मुझे भाऊ की तोरसेकर की एक बात याद आती है, हालांकि मेरी भी बात है वो, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले कह दी है, तो भारत का इजराइल बनने जा रहा है बंगाल। अब कल के बजट पर हम लोग आएंगे और कल के बजट की चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बता दूं दर्शकों श्रोताओं कि 5 ऐसी योजनाएं थी जो अब तक केंद्र सरकार से चल ही नहीं रही थी, जिसमें भी प्रधानमंत्री नाम था। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, प्रधानमंत्री श्री या कोई भी, वो ममता बहनों चलने ही नहीं दे रही थी। लेकिन इस 3 दिनों में पहली बार बहुत कुछ हुआ है। पश्चिम बंग दिवस पहली बार मना, जिस पर हमने विस्तार से बात की है। उस सोहरावर्दी का कलंक मिटा, गोपाल का गौरव लौटा। और कल के बजट में क्या क्या कमाल हुआ है। ऋतुक भाई, ओवर टू यू। देखिए, एक चीज और है कि 20 जून 1947 को रेजोल्यूशन पास करके ये इसको पश्चिम बंगाल बनाने के पीछे श्यामा बाबू का बहुत बड़ा हाथ था। ये हिंदू, बंगाली हिंदू होमलैंड है। अगर आपका बंगाल ही नहीं बचेगा तो आप क्या बचाओगे? फिर देश ही नहीं बचेगा, जैसे आप बोलते हैं। उसी तरह से ये हुसैन सोहरावर्दी ने जब डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी, उस वक्त तो वो प्रीमियर था बंगाल का। उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर होते नहीं थे, बंगाल का प्रीमियर था। इनको इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है इन विपक्षियों को गोपाल पाठा से या गोपाल मुखर्जी से? अगर गोपाल मुखर्जी
के नाम पे रास्ता बनेगा तो सब जो हमारे देश की जो जेनजी हैं वो छोड़ दीजिए, वो तिलचट्टों को और इन लोगों को, जो सचमुच में जेनजी है वो जानने की कोशिश करेंगे कि गोपाल मुखर्जी कौन थे। और अब तो समय ये आ गया है कि गोपाल मुखर्जी जो मार्ग का नाम आपने दिया, अब गोपाल मुखर्जी को इतिहास की किताबों में सम्मिलित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जुगल चंद्र घोष जी के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से बंगाल बच पाया, कलकत्ता बच पाया, नहीं तो 5000 लोगों को तो, हिंदुओं को तो काट दिया था इन लोगों ने। बैटल ऑफ बदर की दुहाई देकर 16 अगस्त 1946 को इन लोगों ने लड़ाई की थी। जब भी हम आसमानी किताब की बात करते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है, जो सेकुलर किस्म के बेवकूफ हिंदू हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं जब आसमानी किताब की दुहाई देकर, बेवकूफ नहीं है, ना 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 ना, बेवकूफ नहीं है, धूर्त हैं, नीच हैं, पतित हैं, शठ हैं, पामर हैं, बेवकूफ नहीं है बिल्कुल है, सेकुलर हिंदू। तो ये शठ ही है, पामर ही है। मेरे मेरे चूंकि मैं थोड़ा सा बच के बोल रहा था, लेकिन हाँ, मेरे रिश्तेदार भी वैसे ही हैं, गद्दार ही हैं लोग। मैं सीधा बोल रहा हूं। तो उन्होंने बैटल ऑफ बद्र की दुहाई देकर ये, और उस वक्त का मेयर भी मुसलमान था, जैसे अभी फिराद हकीम था जो कहता था हर पॉकेट में पाकिस्तान है कलकत्ता के, अब तो उसको भागना पड़ा है। तो उस वक्त भी मेयर जो था वो मुसलमान था। तो सोहरावर्दी के मंसूबों पर पानी फेरा था गोपाल पाठा ने, और जुगल चंद्र घोष ने लीला देवी करके थी जिन्होंने कई महिलाओं की जान बचाई। तो इन सबके नाम पे मार्ग होने चाहिए। मेरी उस दिन कुछ बंगालियों से बहस हो रही थी, कहते इस तरह से स्टेशंस के नाम बदलने से क्या हो जाएगा, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय, मैंने कहा दीनदयाल उपाध्याय जी का आपको योगदान पता है क्या है? कितने बड़े विद्वान थे वो। मुगलों का क्या योगदान है आपको पता भी है? हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, फिल्मों में बताया जाता था। मुगलों का खाना, काहे का खाना है यार, जो अपने घर में जहां से वो आते थे समरकंद से, वो वहां पर एक गुस्ल खाना तामील नहीं कर पाए, वो आकर यहाँ पे ताजमहल बनाएंगे? वो यहाँ पे आकर मतलब क्या कहते हैं खाना खिलाएंगे? जो जो वहां पर वो क्या कहते हैं जिसको हम तक्षक बोलते हैं, वो बड़ा वाला जो वो जो छिपकली होती है उसको काट के खाते थे वो लोग, वो आकर हमको खाना खिलाना सिखाएंगे। हमारी परंपराएं हजारों, पता नहीं कितने लाखों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, क्या बात करते हैं लोग। ऊपर से मैं आपको बता रहा हूं, ये शठ पामर मेरे रिश्तेदारों में भी ये कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मेरे किसी से बहस हो रही थी, मुझे एक बात बताओ, बंगाल में राम की परंपरा कब रही है? मैंने कहा आपको पता नहीं है, नदिया डिस्ट्रिक्ट से आने वाले कृत्तिवास बाबा, उन्होंने सबसे पहले बांग्ला में वाल्मीकि रामायण का अनुवादन किया था, वो घर घर में पढ़ा जाता था। उसके 100-150 साल के बाद बाबा तुलसीदास ने उसको देशज में उसका अनुवादन किया। आप क्या जानते क्या है? राम सीता के इतने प्राचीन मंदिर बने हुए वहां पर नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जाकर देखिए भले आप। ये लोग, अच्छा बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, अब छाती पीट रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा पाप कर दिया इन्होंने बीजेपी को बंगाल में वोट देके। पहले जाकर देखो भाई कि बीजेपी, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि 50 साल के 70-80 साल का ये जो कलंक है इसको एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में धो दिया जाएगा? अरे यार समय तो दो। योगी बाबा भी अपने फॉर्म में, या हिमंता विश्व शर्मा भी अपने फॉर्म में तभी आ पाए थे जब उनको थोड़ा वक्त मिला था। अब भी काम हो रहा है, अब भी षड्यंत्र भी हो रहे हैं। आपको पता नहीं है, जितनी बड़ी हमारी समृद्ध परंपरा संस्कृति रही, उतने बड़े बड़े षड्यंत्रकारी भी रहे हैं। कल लखनऊ में देख लो क्या हुआ था, योगी जी को बदनाम करने के लिए। हम लोग बार बार ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है नौकरशाही बेलगाम हो रही है, तो ये चीजें दूसरी जगह पर भी दिखेंगी जहां पे बीजेपी की सरकार है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि कल नीट का एग्जाम ठीक ठाक निपट गया, और ये कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देती है, उसके कर्नाटक में 3 बच्चों का एग्जाम छूट गया, वो रो रहे थे। वो वहां पे कोई बीजेपी का शासन नहीं है। 3 का सामने आया है, उस रैली की वजह से कितने दर्जन बच्चों का एग्जाम छूटा वो पता नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 1 बजे से 1:45 बजे तक बैठे रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन ये सब इनको नहीं दिखेगा। बहरहाल हम वापस लौटते हैं, जरा चलते चलते कल के बंगाल बजट से क्या संकेत मिलते हैं इस पर बात की जाए। हम लोग बंगाल सेंट्रिक रहे हैं जरा।
जी, तो बजट का एक बात कर ले, तो ये जो चपटी धरती वाले हैं उनका तो बजट एकदम ही आधा कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि ये 2000 करोड़ का के आसपास दे रहे हैं शुभेंदु दा, बहुत सहृदय व्यक्ति है। मैं अगर उनकी जगह पे होता तो 200 भी नहीं देता, क्योंकि वो जो समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरज जो है धरती के चक्कर काटता है, तो इसके लिए तो 100 रुपए या एक चाय पिला दी, उसी में बहुत 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 कुछ मतलब हो गया। नहीं, नहीं, इसी में लेकिन इनकी सीखना मौलानाओं सिखा। की लेकिन मौलानाओं की जो तनख्वाह वगैरह थी वो सब तो पहले ही निर्णय हो चुका है ना, कि बंद हो चुका है, कि भाई मौलानाओं को जो ममता बनाई, मदरसे वगैरह, और सीमावर्ती इलाकों में तो बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है जी। नहीं तो ममता बनर्जी और ये मदरसे की, अच्छा एक चीज आपने अभी मदरसे की बात कही, जब अब ये बोल रहे हैं ये जो जो वर्तमान सरकार है कि मदरसों की भी जांच होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है, और ये उत्तराखंड में हो रही है, या आपके इधर आसाम में हो रही है, क्योंकि ये किया धरा तो कांग्रेस का ही है ना, कि सारे के सारे बॉर्डर में ही क्यों मदरसे और मस्जिद है भाई। मैं अभी घूम घाम के आया वैलोक भाई, दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली का, उसके 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। क्यों भैया, वो रेलवे की संपत्ति रेलवे को दिखती नहीं है क्या? इसको हटाने के लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं आप? अगर शुभेंदु दा बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट के सामने जो कोलकाता दमदम एयरपोर्ट में जो 136 साल पुरानी मस्जिद है उसको रिलोकेट किया जाएगा, तो इनको क्यों नहीं किया जाएगा? कई जगह ऐसी है, बरेली और ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर बीच में प्लेटफॉर्म के मजारे आ गई हैं। तो उसी वजह से ये इस तरह के मदरसे, इस तरह के मजार, जो एक तरीका है इन लोगों का लैंड को भूमि अधिग्रहण करने का, उसके ऊपर भी कुठार। अच्छा एक और चीज, इन्होंने वक्फ का भी वो नोटिफाई कर दिया है बंगाल सरकार ने, कि भैया जो है वो ये चीजें जो नोटिफाई नहीं है वो सीधा सीधा सरकार के पास जाएंगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है वक्त के बारे में। तो अब धीरे धीरे जो है ये जो इनकी जो ये निरंकुश हो गए थे ये लोग, इनकी निरंकुशता पर जिसे कहते हैं कुठारघात भी हो रहा है और उसको नियंत्रण में किया भी जा रहा है जी। बजट में दो तीन और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं साथियों, जैसे कि जितने भी रिक्त पद थे, करीबन 10,000 रिक्त पद थे, उन सबको भरने के लिए पुलिस वालों की भर्ती की जाएगी, और उसमें 33% महिला आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जितने भी बंद पड़े उद्योग थे हाँ। उनके लिए जल्द ही एक नीति बनाई जाएगी। उसको लेकर बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। 24 परगना में बहुत सारी करीबन 2,000 करोड़ की परियोजनाओं को झंडी दे दी गई है। मेट्रो का विस्तार होगा। इसके अलावा शिक्षा को लेकर, और खासतौर से बंगाली भाषा में जो शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें अभी तक ममता बनर्जी की कविता पढ़ाई जा रही थी, मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा उसको लेकर शुभेंदु सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर बहुत जोर दिया गया है। इसके अलावा मैं 3-4 सैलिएंट फीचर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट से जो राष्ट्रवाद की दिशा मिल रही है, मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं। बाकी आप जानते हैं कि हम लोग 4 मरे 5 घायल इस टाइप की बात नहीं करते हैं। बजट के बारे में आप सभी लोगों को एकदम न्यूज में सारा कुछ है, हम विश्लेषित करते हैं, और हमारा विश्लेषण है कि इस पहले बजट से शुभेंदु सरकार ने दिखा दिया है कि वो आगे बंगाल की दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है। ऋतिक भाई, आपका अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स है तो फिर ठीक है, अन्यथा हम फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकेंगे जी। आप आपने व्यालोक भाई सब कुछ मतलब एकदम कवर कर दिया, एड्रेस कर दिया, लेकिन ये बहुत मतलब सकारात्मक एक खबर है, मेरे माथे से निकल गई थी कि 33% वो आरक्षण वाली बात, और उसमें महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देना। अभी देखिए बहुत सारे जो ये है ना तथाकथित जो मतलब जो पत्रकार हैं और तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, बोलेंगे अरे ये आरक्षण दे रहे हैं। भैया वो अलग है आरक्षण से, जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। और ऊपर से जो पुलिस में भर्ती की बात चल रही है, जूट मिल्स जो बंद है उनको फिर से खोलने की बात चली, जो वैसे हमने 24 परगना की आपने बात की, ये बहुत अच्छे अच्छे काम है, क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से
मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब बंगाल की तरफ कूच कर रहे हैं और अपने अपने बेसिस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मेरा मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिंगूर में जो वो जो बन रहा था वहां पर टाटा का, अब तो खैर वो बनने से रहा और वहां पर तो वो कृषि लायक भूमि भी नहीं रही, तो वो उसको अगर एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में तब्दील कर दिया जाए, या मेरा मेरा ये सुझाव है, या उसको कुछ हवाई अड्डा जैसा कुछ, तो हवाई अड्डा तो खैर बहुत दूर की बात है, इंडस्ट्रियल पार्क में अगर तब्दील कर दिया जाए तो बहुत कुछ और भी बंगाल से देश उपकृत हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि बंगाल अब धीरे धीरे देश को, जैसे आपने बोला था, राह दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय मां काली। तो दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने तनिक भी काम की बातचीत की है तो इसको प्लीज आगे बढ़ाएं। और अगर आप व्यालोक वाणी चैनल को सहयोग देना चाहते हैं तो QR कोड भी है, नंबर्स भी हैं, आप सुपर चैट और सुपर थैंक्स वगैरह के जरिए भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगले विषय में, अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।